रही है? अभी नहीं आ रही? आने लगी? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों। हाँ, तो कल हम बात कर रहे थे 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो पहली बात तो ये कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। गणतंत्र क्या होता है बेटा? जिस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो चुना जाता है। अगर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष चुना जाएगा तो वह गणतंत्र होगा। आपने कई बार एग्जाम में प्रश्न देखा होगा कि इनमें से कौन सा देश गणतंत्र नहीं है। मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं कि इनमें से कौन सा देश गणतंत्र नहीं है। ऑप्शंस: भूटान, यूएस, फ्रांस, भारत। तीन ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। इनमें से कौन सा देश गणतंत्र नहीं है? तो यहाँ भूटान गणतंत्र नहीं है। भूटान के अलावा भी और भी ऐसे बहुत सारे हैं जो गणतंत्र नहीं है। क्लियर है ना बेटा? जैसे भूटान गणतंत्र नहीं है, यूके गणतंत्र नहीं है ना? यूके, सऊदी अरबिया गणतंत्र नहीं है। ऐसे बहुत सारे देश जो गणतंत्र नहीं है। अगला प्रश्न बात करते हैं। भारत ने गणतंत्र की जो अवधारणा है, भारत ने जो गणतंत्र की अवधारणा है वो किस देश से ली है? तो फ्रांस से ली है। तो ओके बेटा, 72वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है। और गणतंत्र का अर्थ होता है किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर जनता द्वारा निर्वाचित है तो वो क्या होगा? गणतंत्र होगा। अगर वो वंशानुगत है तो वो गणतंत्र नहीं होगा। जैसे इंग्लैंड में अभी रानी है एलिजाबेथ टू, तो वो वहां उनका बेटा राजा बन जाएगा, प्रिंस चार्ल्स बनने वाले हैं। भूटान में भी जिंग में खेसर नाम ग्याल वांगचुक राजा हैं। ऐसे भी बहुत सारे देश जहाँ गणतंत्र नहीं है। तो इस तरह का प्रश्न कभी आएगा तो अपन लगा पाएंगे कि कौन गणतंत्र नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गणतंत्र की जो अवधारणा है भारत ने किससे ली थी? हाँ, फ्रांस से गणतंत्र का कॉन्सेप्ट लिया है। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2021 को मुख्य अतिथि कौन था? मुख्य अतिथि हर बार रिपब्लिक डे पर भारत सरकार एक चीफ गेस्ट को इनवाइट करती है। इस बार इनवाइट तो किया था बट कोरोना संक्रमण के चलते वो व्यक्ति नहीं आए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनका नाम है बोरिस जॉनसन। प्रश्न ये है कि इस बार रिपब्लिक डे पर भारत सरकार ने किस व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया था? ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, बट कोरोना के चक्कर में वो नहीं आए। कोरोना के कारण बोरिस जॉनसन नहीं आए। बोरिस जॉनसन बेटा कौन है? कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं और ब्रिटिश पीएम हैं। क्लियर है बेटा? ब्रिटेन के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन है, जो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। उनको अपने मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया था बट वो कोरोना के कारण भारत नहीं पहुंचे। ऐसा चौथी बार हुआ है कि भारत में कोई मुख्य अतिथि नहीं रहा। इससे पहले 1952 में, 1953 में और 1956 में भी मुख्य अतिथि नहीं बुलाया गया। या भारत में कोई रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट नहीं था। ऐसा चौथी बार हुआ 2021 में कि कोई चीफ गेस्ट नहीं था। क्लियर है? रिपब्लिक डे पर भारत सरकार एक मुख्य अतिथि को बुलाती है। हर बार कोई मुख्य अतिथि आता है। इस बार इनको इनवाइट किया था बट ये नहीं आ पाए, तो इस बार कोई चीफ गेस्ट नहीं था। लेकिन इससे पहले भी 3 बार ऐसा हो चुका है कि भारत में कोई रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट नहीं था। वो कब कब की बात कर रहे हैं अपन? 1952, 1953 और 1956। ये 3 बार भारत में कोई मुख्य अतिथि नहीं रहा। आगे चलते हैं। पहली बार जब 1950 में अपन ने रिपब्लिक डे मनाया था
भारत में पहला गणतंत्र दिवस 1950 में मनाया गया था। कब? 26 जनवरी को। इस समय चीफ गेस्ट था सुकर्णो। प्रश्न क्या बना बेटा? भारत में जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को बुलाया गया था। क्लियर है बेटा? तो अपन ने पढ़ा कि 26 जनवरी को कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं? आपने बताया 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? जब किसी राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो जनता द्वारा निर्वाचित होगा तो वह गणतंत्र होगा, है ना? ऐसे तमाम मुल्क हैं जो गणतंत्र नहीं है, जैसे जापान गणतंत्र नहीं है, भूटान गणतंत्र नहीं है, ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र तो बेटा ये जो है गणतंत्र कहाँ नहीं है और गणतंत्र क्या होता है, अब आगे बात करते हैं। तो पहला जो गणतंत्र दिवस था वो 1950 में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि किसे बनाया बेटा? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को बनाया गया था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को पहली बार मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। इसके बाद अभी तक, आज तक की हम बात करें तो 4 बार ऐसा हो चुका है जब मुख्य अतिथि नहीं थे। पहली बार कब हुआ? 1952 में, कोई मुख्य अतिथि नहीं था। उसके बाद 1953 में, उस समय भी कोई मुख्य अतिथि नहीं था। और तीसरी बार 1956 में और चौथी बार 2021 में कोई मुख्य अतिथि नहीं रहा भारत में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए कि भारत ने जो गणतंत्र की अवधारणा है, गणतंत्र क्या होता है अपन समझ गए। आगे बात कर रहे हैं कि भारत ने गणतंत्र की जो अवधारणा है वो किस देश से ग्रहण की है? फ्रांस से। प्रश्न क्या हुआ कि भारत ने गणतंत्र की अवधारणा किससे ग्रहण की? अपन ने फ्रांस से ग्रहण किया है। फ्रांस से ग्रहण की है। एक प्रश्न बनता है कि भारत सरकार ने गणतंत्र की अवधारणा इनमें से किस देश से ली है? तो अपन बताएंगे फ्रांस से बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करता है? गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण, झंडा वंदन बोलते हैं या ध्वजारोहण बोलते हैं, कौन करता है? तो इसका बेटा आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर झंडा वंदन या ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण बेटा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। गणतंत्र दिवस पर भारत में जो ध्वजारोहण है राष्ट्रपति करेगा और प्रत्येक राज्य में जो होता है राज्यपाल, गवर्नर, वो करता है। प्रत्येक राज्य में झंडा वंदन राज्यपाल करेगा और भारत में राष्ट्रपति करता है। आवाज आ रही बेटा प्रॉपर? तो ठीक है बेटा, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल जो है झंडा वंदन करता है। अब आप एक बात देखिए, एक तो 26 जनवरी और एक होता है 15 अगस्त। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, इस दिन भी झंडा वंदन होता है, लेकिन इस दिन झंडा वंदन भारत का प्रधानमंत्री करता है। बेटा कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री करता है। ये दोनों में अंतर है, रिपब्लिक डे पर और इंडिपेंडेंस डे पर। 15 अगस्त को झंडा वंदन कौन करेगा बेटा? प्रधानमंत्री करता है। और 26 जनवरी को ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज 26 जनवरी के दिन बन रहे हैं। आप देखिए गणतंत्र को जो है राष्ट्रपति झंडा वंदन करता है। एक्चुअली भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को, तो ब्रिटेन का जो यूनियन जैक था उसको निकाला गया और तिरंगे को फहराया गया। और 26 जनवरी को हम आजाद थे तो झंडा ऊपर ही बंधा होता है, बस उसको खींचना पड़ता है, वो खुल जाता है। दोनों में अंतर है ये। 15 अगस्त को तिरंगा को नीचे से ऊपर फहराते हैं
क्योंकि 15 अगस्त 47 को जब देश आजाद हुआ था तो ब्रिटेन का झंडा था, क्या नाम था उसका, यूनियन जैक, उसको निकाल करके अपने तिरंगे को फहराया गया था। और 26 जनवरी को देश पूरी तरह से आजाद था तो उसको ऊपर एक गांठ से बांध देते हैं और खींचते हैं तो झंडा खुल जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है 15 अगस्त और 26 जनवरी को। इसके अलावा 26 जनवरी को ध्वजारोहण कौन करता है बेटा, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति राज्य के कौन है, प्रमुख हैं। इस नाते कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और 15 अगस्त को कौन करता है बेटा, प्रधानमंत्री करता है, मोदी जी करेंगे। आगे चलते हैं। भारतीय झंडा जो तिरंगा है, भारतीय झंडे का नाम क्या है बेटा, तिरंगा। आवाज आ रही है बेटा, हाँ, भारतीय झंडा जो है उसको हम तिरंगा बोलते हैं। ध्वज क्या है बेटा, तिरंगा। एक सिंपल प्रश्न कि भारतीय तिरंगे को या ध्वज को कब अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। एक प्रश्न कि भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया, तो उसका आंसर होगा बेटा 22 जुलाई 1947। बोलो बेटा, एक प्रश्न है कि भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया था, तो डेट क्या है, 22 जुलाई 1947। भारतीय तिरंगे को या भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो डेट क्या है बेटा, 22 जुलाई 1947। अब देखिए, इससे पहले जो भारत का ध्वज था उस पर चरखा बना हुआ था बेटा, क्या बना हुआ था, चरखा बना हुआ था। लेकिन 22 जुलाई को जो अपनाया गया उस पे बना हुआ है चक्र। क्या बना हुआ है, चक्र। और इसका अनुपात 3:2 होता है बेटा। क्या होता है, 3:2। 3 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होती है। और कब अपनाया गया बेटा, 22 जुलाई 1947 से पहले जो झंडा था उस पर चरखा छपा हुआ था, अब चक्र है बेटा। इस चक्र कहां से लिया गया है, सारनाथ, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था। सारनाथ के अशोक स्तंभ से इसको ग्रहण किया गया था। चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से ग्रहण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो डिजाइन था, भारतीय तिरंगे का जो डिजाइन था, पिंगले वेंकैया ने बनाया था बेटा। किसने बनाया था, पिंगले वेंकैया एक व्यक्ति थे, इन्होंने इसको तैयार किया था। पिंगले वेंकैया ने भारतीय तिरंगे का डिजाइन बनाया था। भारतीय तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया था बेटा, एक और अच्छा प्रश्न सुन लीजिए आप। झंडा फहराना भारत में मूल अधिकार है। झंडा फहराना भारत के लोगों का मूल अधिकार है। ये आर्टिकल 19 फर्स्ट में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मूल अधिकार में शामिल किया गया है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि झंडा फहराना मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है, आर्टिकल 19(1), या हम इसको लिख सकते हैं हिंदी में अनुच्छेद 19(1) के तहत झंडा फहराना मूल अधिकार है। अनुच्छेद 19 के तहत झंडा फहराना मूल अधिकार की कैटेगरी में शामिल है। बेटा दिक्कत है यहाँ तक कोई? चलिए अब अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये तो आज 26 जनवरी था, तो हम 26 जनवरी के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अपनी परीक्षाओं में उसका अध्ययन कर रहे थे। अब अपन लौट के आते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में अभी इतिहास अपन ने शुरू किया था।
मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का हमने इतिहास शुरू किया था, इसके अपन आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की एक सामान्य जानकारी आप देख लीजिए। आपको पता है कि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तब मध्य प्रदेश में 79 रियासतें थीं। बेटा कितनी थी? 79 रियासतें थीं मध्य प्रदेश में। और हम भारत की बात करें तो भारत में 552 रियासतें थीं। एक प्रश्न कि 15 अगस्त 47 को जब देश आजाद हुआ तो भारत में 552 रियासतें थीं और मध्य प्रदेश में 79 रियासतें थीं। इस समय भारत में दो तरह के प्रांत होते थे। एक तो ब्रिटिश प्रांत था, एक ब्रिटिश प्रांत थे और एक थी देसी रियासतें। एक बेटा क्या थी? देसी रियासतें थी और एक थे ब्रिटिश प्रांत। एक देसी रियासतें थी और एक थे ब्रिटिश प्रांत। दो तरह की रियासतें थी जब भारत आजाद हुआ। तो जो ब्रिटिश प्रांत थे वो तो सीधे सीधे भारत संघ में शामिल हो गए, बट देसी रियासतें कई ऐसी थीं जो भारत के संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी। वो अपने आप को स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करना चाहते थे। जैसे एक तो जूनागढ़ है, भारत की बात करें तो एक जूनागढ़ था, एक हैदराबाद था, एक जम्मू कश्मीर था, और मध्य प्रदेश में भी भोपाल रियासत थी। बेटा कौन सी थी? भोपाल रियासत। यहाँ का नवाब था हमीदुल्ला। क्या नाम था बेटा? हमीदुल्ला नाम था। वो भी भारत संघ में विलय नहीं होना चाहता था। एक प्रश्न आता है कि भोपाल का अंतिम नवाब कौन था? हमीदुल्ला खान। कौन था बेटा? हमीदुल्ला खान था, जो भारत के संघ में शामिल नहीं होना चाहता था। आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से इन रियासतों का एकीकरण किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से इन रियासतों का एकीकरण किया गया भारत संघ में शामिल करने के लिए। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया या लोह पुरुष कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? लोह पुरुष कहते हैं। और इन्होंने जर्मनी के बिस्मार्क की तरह एकीकरण किया था, इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। एक प्रश्न कि भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल को। और लोह पुरुष किसे कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल को। इनके आगे सरदार भी लगता है। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को 1928 के बारदौली सत्याग्रह में प्राप्त हुआ था। ये प्रश्न एमपीपीएससी में भी आया था कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली थी, तो उसका नाम था बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह। बारदौली गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर एक मूवमेंट हुआ था 1928 में। ये एक किसान आंदोलन था। इसमें सफलता के बाद इन्हें सरदार की उपाधि दी गई और इन्होंने भारत के राज्यों को, भारत की रियासतों को भारत संघ में एकीकृत किया। इसलिए इन्हें लोह पुरुष और भारत का बिस्मार्क, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर रहा। बिस्मार्क कौन था बेटा? जर्मनी का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को जर्मनी में चांसलर कहते हैं। वर्तमान में जर्मनी का चांसलर एंजेला मर्केल है। क्या कौन है बेटा? एंजेला मर्केल है। उस समय बिस्मार्क थे, जिन्होंने 1871 में जर्मनी का एकीकरण किया था। इसलिए बिस्मार्क बोलते हैं किसको? वल्लभ भाई पटेल को। आगे बात करते हैं। तो इन रियासतों का एकीकरण करने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली और उन्होंने इसका एकीकरण किया। तो उस समय इन रियासतों को बड़े ध्यान से देखें।
प्रदेश तो बहुत लोगों ने पढ़ा है, बट इतना क्वेश्चन आपके नहीं निकलते होंगे। इन सभी रियासतों को भारत में भी और मध्य प्रदेश में भी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी डिजाइन किया गया। जितनी भारतीय रियासतें थीं उनको ए, बी, सी और डी में डिफाइन किया गया या इनमें रखा गया। पार्ट ए में वो ब्रिटिश प्रांत थे जो अंग्रेजों के अधीन थे। वो ब्रिटिश प्रांत जो अंग्रेजों के अधीन थे उन्हें सीधे भारत संघ में शामिल कर दिया गया। ये थे पार्ट ए की रियासतें। इन्हें संविधान के भाग 6 में, संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 में परिभाषित किया गया। वर्तमान की हम बात करें तो ये वो प्रांत थे जो अंग्रेजों ने सीधे भारत संघ में शामिल कर दिए। इनको संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 में रखा गया है। पार्ट बी में उन बड़ी बड़ी रियासतों को शामिल किया गया जो भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी। ये वो प्रांत हो गए जो अंग्रेजों से सीधे प्राप्त हो गए, बट रियासतें भी थी जो भारत संघ में शामिल होना ही नहीं चाहती थी। इसलिए भारत सरकार ने इन रियासतों को प्रीवी पर्स दिए और इस बात की गारंटी दी कि आपको हम कोष भी उपलब्ध कराएंगे, आप भारत संघ में शामिल हो जाइए। जैसे हम एमपी में बात करें तो होलकर, सिंधिया, ये शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए इनको प्रीवी पर्स दिए गए, जो बाद में 26वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त भी किए गए हैं। आप जब संविधान पढ़ेंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा कि 26वें संविधान संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स समाप्त किए गए थे और इनको भाग 7 में रखा गया। संविधान के भाग 7 में रखा गया। इन रियासतों को जो शामिल नहीं होना चाहते थे इनको प्रीवी पर्स दिया गया और शामिल किया गया। पार्ट सी में छोटी छोटी रियासतों को शामिल किया गया था। छोटी छोटी रियासतों को पार्ट सी में शामिल किया गया था और इन्हें संविधान के भाग 8 में रखा गया। भाग डी में पूरे भारत में एक ही क्षेत्र था जिसे हम बोलते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार ये पार्ट डी में था, तो एमपी का कोई मतलब ही नहीं है इससे। मध्य प्रदेश में भी 3 तरह की रियासत नहीं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। और भोपाल अलग रखा गया था क्योंकि भोपाल भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहता था। तो प्रश्न यह है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो मध्य प्रदेश में रियासतों को किस प्रकार गठित किया गया था? तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए को हम मध्य प्रदेश में बात करें तो इसे बोलते थे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जानते थे। इसकी राजधानी नागपुर में हुआ करती थी। और पार्ट बी की हम बात करें तो पार्ट बी को बोलते थे मध्य भारत। मध्य भारत कहते थे। इसकी राजधानी 6 महीने ग्वालियर होती थी और 6 महीने इंदौर में होती थी। और पार्ट सी की हम बात करें तो पार्ट सी को बोलते थे विंध्य प्रदेश। क्या बोलते थे बेटा? विंध्य प्रदेश कहते थे और इसकी राजधानी रीवा में रखी गई थी। ये हम 1947 की बात कर रहे हैं जब एमपी में इस तरह की स्थिति थी। पार्ट ए में क्या बोलते थे? सेंट्रल प्रोविंस और बरार कहते थे। पार्ट बी को मध्य भारत कहते थे और पार्ट सी को विंध्य प्रदेश कहते थे। और हम बताए हैं आपको कि पार्ट ए में वो रियासतें थीं जो ब्रिटिश सरकार से सीधे हमें प्राप्त हो गई। पार्ट बी में उन रियासतों को रखा गया जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे और पार्ट सी में छोटी रियासतें थीं और पार्ट डी मध्य प्रदेश में नहीं था। ये केवल भारत में एक ही क्षेत्र में था जिसे हम अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। तो ये 3 चीजें थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इस समय पार्ट ए में 15 रियासतें थी। हम अभी बात किए थे कि मध्य प्रदेश में कुल 79 रियासतें थी। भारत में थी 552, यहाँ 79 थी।
पार्ट ए में 15, पार्ट बी में 26 और पार्ट सी में 38 रियासतों को शामिल था और भोपाल आपका अलग था। अब अगला प्रश्न आता है कि भोपाल का भारत संघ में विलय कब हुआ? भोपाल का भारत संघ में विलय कब हुआ? तो याद रखें 1 जून 1949 को भोपाल भारत संघ में मिल गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से भोपाल को भारत संघ में मिला दिया। पहला प्रश्न तो ये कि भोपाल भारत संघ में कब मिला? उसकी डेट है 1 जून 1949। 1 जून 1949 को भोपाल भारत में शामिल हो गया। अब आपने देखा होगा कई बार प्रश्न आता है कि भोपाल को मध्य प्रदेश के किस भाग में मिलाया गया? पार्ट ए, पार्ट बी या पार्ट सी? तो आप बात बताएंगे कि भोपाल को पार्ट सी में मिलाया गया। याद रखें कि भोपाल को मध्य प्रदेश के किस भाग में मिलाया गया? तो पार्ट सी में मिलाया गया भोपाल को। और जब भोपाल का भारत संघ में विलय हुआ तो नवाब कौन था? हमीदुल्लाह खान। हमीदुल्लाह खान ये नाम था उस व्यक्ति का जो उस समय नवाब था भोपाल का। ठीक है भैया, भोपाल का नवाब कौन था उस समय? हमीदुल्लाह खान था। हम जब एमपी का इतिहास पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको कि भोपाल का संस्थापक दोस्त मोहम्मद था, भोपाल का पहला नवाब यार मोहम्मद था, भोपाल में बहुत सारी बेगमें हैं जिन्होंने शासन किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस एमपी लोक सेवा द्वारा पूछे गए हैं भोपाल के संबंध में। जब रियासतें पढ़े, ग्वालियर की, इंदौर में होलकर वंश था, यहाँ सिंधिया वंश था, यहाँ पे नवाब का शासन था भोपाल में, तब हम इनकी चर्चा करेंगे। त्रिवी पर्स थे उपाधियां। एक्चुअली ये लोग भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे, इनको डर था इनकी रियासतें छीन लेंगे, इनके पास पैसा नहीं रहेगा, तो सरकार ने इनको उपाधियां दी और बहुत सारा पैसा देने का रिकमेंड भी किया। इनको हम बोलते हैं ये चीज, लेकिन ये बाद में समाप्त कर दी गई। कब? 26वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी ने इनको हटा दिया था। अपन आगे चलते हैं, इन रियासतों का कैसे कैसे विलय हुआ। अब देखिए बेटा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी जो व्यवस्था थी इनके एकीकरण की, ये एक अस्थाई व्यवस्था थी। अस्थाई व्यवस्था थी। राज्यों रियासतों का एकीकरण तो किया गया था, बट ये व्यवस्था कैसी थी? अस्थाई व्यवस्था थी। इसलिए सरकार चाहती थी कि कोई परमानेंट हल खोजा जाए इन रियासतों के एकीकरण का। इसलिए भारत सरकार ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई प्रांत आयोग गठित किया। सबसे पहले भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। 1948 में ये आयोग बना था और इसके अध्यक्ष थे एस के धर। इसे हम बोलते हैं एस के धर आयोग। 1948 में सरकार ने इन राज्यों की व्यवस्था के लिए एस के धर आयोग बनाया 1948 में। इसका ये कार्य था, भाषाई प्रांत आयोग था ये, कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस संबंध में इसे अपनी सिफारिश करनी थी। तो प्रश्न ये है कि एस के धर आयोग कब बनाया गया? 1948 में बनाया गया। एस के धर उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? एस के धर। याद रखें, यूपी सरकार ने इलाहाबाद का नाम प्रयाग रख दिया है। क्या कर दिया है बेटा? प्रयागराज कर दिया है इलाहाबाद का नाम। हाँ, अभी सरकार ने प्रयागराज रख दिया है और पहले भी इसका नाम प्रयागराज ही था। लेकिन अकबर, एक प्रश्न आता है कि प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कौन ने दिया था?
तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने दिया था। इलाहाबाद ये लिखा है सही नहीं है, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है अल्लाहाबाद। यानी कि इसको अकबर जब इलाहाबाद गया, प्रयागराज गया, तो वहां उसको ऐसा फीलिंग आया कि यहाँ अल्लाह रहता है, ईश्वर का निवास स्थान या अल्लाह का निवास स्थान, नाम दिया इलाहाबाद। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इसका नाम फिर बदल दिया है। क्या कर दिया है? और एक प्रश्न और याद रखें, भारत में अभी जो 25 हाई कोर्ट हैं उनमें सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। भारत में सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है वो कौन सा बेटा? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। ये इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा। तो याद रखें कि इस आयोग की रिपोर्ट क्या थी कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। एसके धर आयोग बेटा कब बना था? 1948 में बना। इस आयोग ने कहा कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए, लेकिन इससे असंतोष ही बढ़ता गया और सरकार ने फिर जेबीपी कमेटी बनाई, जेबीपी समिति का निर्माण किया। इसमें भी 3 मेंबर थे, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया, जो मध्य प्रदेश के बाद में प्रथम राज्यपाल बनेंगे पट्टाभी सीतारमैया। तो जेबीपी कमेटी ने भी कहा कि भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसने भी कहा था कि नहीं होना चाहिए, ये भी इन्होंने कहा। लेकिन इसी समय भारत में हैदराबाद राज्य जो था वहां पर तेलुगु भाषा के बेस पर राज्य की मांग होने लगी। भाषा कौन सी थी? तेलुगु। और पोटी श्री रामल्लू जो वहां के एक नेता थे वो अनशन पे बैठ गए और ये 56 दिन तक अनशन पर बैठे रहे, 56 डेज तक, और इनकी डेथ हो गई। इसलिए सरकार को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। भाषा कौन सी थी? तेलुगु। भाषा तेलुगु के आधार पर इसको बनाया गया था। जब एक राज्य बना तो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग और तेज हो गई। हैदराबाद बनने के बाद भारत में भाषा के आधार पर और मांग तेज हो गई। इसलिए सरकार को 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा। बेटा कब बनाया गया था? एमपीएसआई में पूछा गया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। इसका जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। बेटा कौन था? फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इसमें 2 और मेंबर थे, हृदयनाथ कुंजरू, और के.एम. पनिक्कर। यानी कि इस आयोग में कुल मेंबर पूछेगा तो आप बताएंगे कुल मेंबर 3 थे। और इस आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आप बताएंगे फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? फजल अली। और जो है 2 अन्य मेंबर कौन कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। आगे चलते हैं।
अब इसकी रिपोर्ट कब आई? इसकी रिपोर्ट 1955 में दी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दिया। इसमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की निर्णय किया गया। 3 केंद्र शासित प्रदेश। एक प्रश्न कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब आई? 1955 में। और गठित कब हुआ था? 1953 में। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली और 2 अन्य मेंबर हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे थे के.एम. पणेकर। और इस आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? 1955 में। इस आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का सिफारिश किया था और कहा था कि ये राज्य किस बेस पे बनेंगे? भाषा के आधार पर। यानी कि अभी जो 2 आयोग इससे पहले पढ़े, उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने का मना किया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर ही राज्य बनाने का निर्णय किया और अपनी सिफारिश की। इसी के बेस पर ये अनाउंस किया गया। आगे बात करते हैं। इस रिपोर्ट के बाद भारत सरकार ने इस रिपोर्ट के बाद भारत सरकार ने 7वां संविधान संशोधन किया 1956 में। ध्यान रखें, 7th अमेंडमेंट कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और इसके द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय किया गया या बनाए गए। बेटा कितने बनाए गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इन्हीं में से एक अपना मध्य प्रदेश था। ये थी मध्य प्रदेश की यात्रा जो यहां से यहां तक हुई। और डेट क्या थी? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 56 को भारत में 14 राज्य बने थे, उनमें से एक मध्य प्रदेश भी था। इसलिए मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। एक प्रश्न कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 1 नवंबर को एमपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहां से शुरू होता है अपना एमपी का आगे का जो इतिहास है वो। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश बन गया। चूंकि मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में है तो इसको हृदय प्रदेश का नाम दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और जो मध्य प्रदेश बना था 1 नवंबर को, इसकी राजधानी रखी गई कहां पर? भोपाल में। भोपाल राजधानी रखी गई। इस समय भोपाल जिला नहीं था, सीहोर जिले की एक तहसील थी। भोपाल इस समय जिला नहीं है, सीहोर जिले की तहसील थी, यहां रखा गया। अब देखिए, भारत में जो राज्यों गठन था भाषा के बेस पर हुआ था और मध्य प्रदेश में जो पार्ट ए था उसमें बहुत सारे मराठी क्षेत्र शामिल थे। इसलिए जब एमपी बना तो मध्य प्रदेश से 2 राज्यों के साथ क्षेत्रों की अदला बदली हुई। एक है राजस्थान। ध्यान रखें, किन किन राज्यों के साथ मध्य प्रदेश में क्षेत्रों की अदला बदली हुई? तो वो थे 2 राज्य, एक महाराष्ट्र जो एमपी के दक्षिण में है और राजस्थान जो पश्चिम से ऊपर है। आप देखें ये यहां पर पड़ता है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट, उत्तर और पश्चिम, ये जो है राजस्थान फैला हुआ है। तो यहां से राजस्थान, तो ध्यान रखें 2 राज्य ऐसे थे जिनसे क्षेत्रों की अदला बदली हुई। अब क्या क्या अदला बदली हुई देखिए। महाराष्ट्र को
जिन क्षेत्रों में मराठी भाषा बोली जाती थी, जिन क्षेत्रों में मराठी भाषा बोली जाती थी, उनको महाराष्ट्र को दे दिया गया। तो एक प्रश्न बनता है कि महाराष्ट्र को कितने जिले दिए गए? तो कुल 8 जिले महाराष्ट्र को दे दिए गए, जिनमें मराठी भाषा बोली जाती थी। जैसे आपने अगर नाम सुना हो, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, भंडारा, अकोला, अमरावती, ऐसे कुल 8 जिले थे जो महाराष्ट्र को दे दिए गए इस मध्य प्रदेश बनने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय जब मध्य प्रदेश बना तो मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। कितने थे बेटा? 43 जिले थे नवगठित मध्य प्रदेश में। और आज मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। 52वां जिला निवाड़ी है, वहां तक हम अभी पहुंचते हैं। इस समय कितने जिले थे बेटा? 43 जिले थे। तो अब ये जिलों की संख्या कैसे बढ़ेगी, हम आगे बात करते हैं। चलिए, 1 नवंबर 56 को एमपी का पहला सीएम कौन बना? पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल को मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया था। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक प्रश्न यहाँ और जुड़ सकता है कि मध्य प्रदेश का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? एक प्रश्न कि मध्य प्रदेश का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? तो कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू ये मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। रविशंकर शुक्ल मनोनीत किए गए थे। हाँ, अगर प्रश्न आता है कि एमपी का पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो पंडित रविशंकर शुक्ल है। लेकिन अगर आता है कि एमपी का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, तो आएगा कैलाश नाथ काटजू। ये एमपी के पहले कौन थे बेटा? निर्वाचित मुख्यमंत्री। और अगर मध्य प्रदेश का पहला कार्यवाहक मुख्यमंत्री आता है, एमपी का पहला कार्यवाहक मुख्यमंत्री आता है, तो आप ये भगवत लाल मंडलोई। भगवत लाल मंडलोई ये मुख्यमंत्री थे कार्यवाहक। पहली बार भगवत लाल मंडलोई को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया गया था। आगे चलते हैं। और एमपी के पहले जो राज्यपाल थे वो सभी को मालूम है, पट्टाभी सीतारमैया। और एमपी हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान एमपी हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान हैं। यहाँ पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान पर। ध्यान से देखें, प्रश्न है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना। एक प्रश्न, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना, तो वो यही थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। हिदायतुल्लाह खान। इनका एक प्रश्न और भी आता है पॉलिटी में, अगर आप सुनना चाहें सुनिए, कि भारत सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, ऐसा पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो भी आंसर आएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान।
फिर सुन लीजिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। दूसरा प्रश्न, एमपी हाईकोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना, तो भी मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। और सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति का कार्य किया या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, तो भी मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान था। अब क्या हुआ ये हम देखते हैं। 1969 में जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे। 1969 का समय है और जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति हैं। ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं। और एक प्रश्न और बनता है इनके बारे में कि पहला राष्ट्रपति जिसकी डेथ ऑन ड्यूटी हुई थी, तो वो भी जाकिर हुसैन है। एक प्रश्न और बन सकता है कि दिल्ली में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, तो वो भी आंसर यही रहेगा। और एक प्रश्न और कि अब्बू खां की बकरी, अगर कभी आप पढ़े हो ये चैप्टर, अब्बू खां की बकरी, इसका राइटर कौन था, तो भी वो जाकिर हुसैन ही आंसर आएगा। तो इनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो 1969 में जब जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, इनकी ऑन पोस्ट डेथ हो गई और कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। इसलिए जैसी कि परंपरा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। और इस समय उपराष्ट्रपति थे बी गिरी। इनका पूरा नाम है वराह वेंकट गिरी। ये उपराष्ट्रपति थे। तो जैसी कि परंपरा है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करने लगता है। लेकिन इसी समय जब राष्ट्रपति का चुनाव अनाउंस हो गया, चुनाव की घोषणा हो गई, तो बीबी गिरी ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, पद त्याग कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा? राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, ऐसा प्रावधान है। तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। इसलिए 1969 में इन्हें एक्टिव प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने का मौका मिला। ये थी। तो ध्यान रखें, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, और 1969 में इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। अब हम बात कर रहे थे कि जब एमपी बना था 1956 में, तो जिले थे कितने? 43 जिले थे और भोपाल राजधानी थी। अब आगे चलते हैं। 1972 में 2 जिले बनाए गए, एक तो भोपाल और दूसरा राजनंदगांव। ये 2 जिले बनाए गए थे। ये दुर्ग से अलग किया गया था। दुर्ग जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, यहाँ से अलग करके इसे जिला बनाया गया। तो 43 + 2 ये हो जाएंगे 45। 45 जिले हो गए मध्य प्रदेश में। और जो भोपाल था, जो कल राजधानी था सीहोर जिले में, इसको भी जिला बना दिया गया। तो 1972 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1998, उसके बाद 1998 में मध्य प्रदेश में कुल 16 जिले बनाए गए, 10 + 6। इन जिलों के लिए बीपी दुबे और सिंहदेव कमेटी ने सिफारिश की थी। सिंहदेव और बीपी दुबे, इन 2 समितियों की सिफारिश पर ये जिले बनाए गए। 16 + 10 और 6, तो 16 और 45 हो गए 61 जिले। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61 हो गई। कब? 1998 में।
चलिए, इसके बाद मध्य प्रदेश का विभाजन होगा। 1 नवंबर वर्ष 2000 को मध्य प्रदेश को बांट दिया गया छत्तीसगढ़ के साथ, और 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। इसलिए मध्य प्रदेश में फिर वही कितने 45 जिले बचे। और 2003 में मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाए गए। पहला था अशोकनगर। अशोकनगर ये जो है गुना से बनाया गया। दूसरा बुरहानपुर, इसको खंडवा से बनाया गया। और तीसरा था अनूपपुर, इसे शहडोल से अलग किया गया। यानी कि मध्य प्रदेश में 2003 में फिर 3 नए जिले बनाए गए। एक अशोकनगर गुना से अलग किया गया, दूसरा बुरहानपुर खंडवा से अलग किया गया, और तीसरा अनूपपुर शहडोल से अलग किया गया। तो 45 और प्लस 3 48 जिलों की संख्या हो गई 2003। इसके बाद 2008 में मध्य प्रदेश में 2 जिले और बनाए गए। 2 जिले और बनाए गए। एक था अलीराजपुर, एक था अलीराजपुर जो झाबुआ से अलग किया गया, और दूसरा था सिंगरौली जिसे सीधी से अलग किया गया। जिसे सीधी से अलग किया गया। 48 और प्लस 2 मध्य प्रदेश में इसके साथ ही जिलों की संख्या 50 हो गई। 2008 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 50 हो गई थी। इसके बाद 2013 में आगर मालवा बनाया गया। आगर मालवा, इसको शाजापुर से अलग किया गया। उज्जैन संभाग में है ये 2013 में बना। मध्य प्रदेश का 51वां जिला था। इसके बाद 2018 में 1 अक्टूबर को ये 52वां जिला बनाया गया जिसका नाम था निवाड़ी। इसको टीकमगढ़ से अलग किया गया। इसको टीकमगढ़ से अलग किया गया। ये 52वां जिला था। और 53वां जिला प्रस्तावित है। 53वां जिला मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है और ये बनेगा, उज्जैन से अलग होगा। इसका नाम है नागदा। तो एक प्रश्न कि मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है, तो अपन बताएंगे 52। और 53वां जिला कौन सा बनेगा, ये हम बात करेंगे। कौन सा? नागदा बनेगा मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश का जो सामान्य जानकारी है ये हम बात कर रहे थे। अब अपन टॉपिक पे आते हैं लौट के, जो हम पढ़ रहे थे एमपी का इतिहास, जिसमें हम पौराणिक काल तक पढ़ लिए थे। इसमें आता है एक हैह वंश, इसकी हम बात करते हैं। हैह वंश ये मध्य प्रदेश का जो इतिहास है उसमें था। आगे हम बात करते हैं। इस वंश का एक राजा था, इसका नाम था महेशमत। महेशमत ने, ये जो हैह वंश है ये यादव वंश की एक शाखा थी। यादव वंश की एक शाखा थी हैह वंश, और इसी का राजा था महेशमत, जिसने महेशमती की स्थापना की थी। महेशमती इसी ने स्थापित किया था। एक प्रश्न कि हैह वंश किस वंश की शाखा थी, तो यादव वंश की शाखा थी। और इस वंश के राजा महेशमत ने महेशमती की स्थापना की थी। हैह वंश का सबसे जो प्रतापी राजा हुआ है वो कीर्तिवीर अर्जुन हुआ। क्या नाम था इसका? कीर्तिवीर अर्जुन।
ये इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ऐसा हमारे पौराणिक साहित्य का लिखा हुआ है कि इसी ने रावण को भी पराजित किया था। ऐसा कहा जाता है कि इसने रावण को पराजित किया था। एक कहानी है हमारे वैदिक काल की कि कीर्तिवीर अर्जुन, जिसे हम सहस्त्रार्जुन के नाम से भी जानते हैं, सहस्त्रार्जुन भी कहते हैं इसको, इसने जो है रावण को पराजित किया था। जब ये रावण भगवान शिव की पूजा कर रहा था, इसने अपनी सहस्त्र भुजाओं से पानी रोक दिया था, और जैसे ही इसका जो पानी को छोड़ा गया तो रावण का जो बनाया हुआ शिवलिंग था वो ढह गया, और रावण ने इससे युद्ध किया जिसमें कीर्तिवीर की विजय हुई थी। ऐसा, और इसी के नाम पर सहस्त्रार्जुन जो जलप्रपात है वो बना हुआ है नर्मदा के किनारे। तो फिर सुन लीजिए एक बार, है वंश की शाखा कौन थी बेटा? यादव वंश की शाखा थी। इसका जो राजा था वो महेश्मत था, जिसने महेश्मती की स्थापना की। अगला प्रश्न ये कि है वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? तो नाम था सहस्त्रार्जुन, जिसने रावण को पराजित किया था। ठीक है बच्चों, आज क्लास यहीं रखेंगे। कल हम महाजनपद काल और इतिहास एमपी का है उसको लेकर आगे चलेंगे। धन्यवाद।